सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसको लेकर के मैं डिस्कस करने वाला हूं इस पूरे वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग इस पूरे वीडियो में जब डिस्कस करेंगे तो बेसिक चीज़ें क्या रहेंगी, क्या क्या हम लोग शामिल करना चाहेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग इस पूरे वीडियो को कंडक्ट करेंगे तो इसमें मैं आपको सामने ये बताऊंगा कि भारत का संविधान जो है कितना बड़ा है और क्या क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पिछले वीडियो में चूंकि हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है जब बना 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, ये आप लोग इंट्रोडक्शन में लिखोगे। और इसके बाद जब ये बना तो ऐसा पाया गया कि ये अपने आप में यूनिक है। यूनिक क्यों है? कि एक तो इसकी सारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना, वो विभिन्न स्रोतों से ली गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह से ले लिया हो। और ये बहुत विस्तृत है। और इसके बाद में जो मेजर अमेंडमेंट हुए थे संविधान संशोधन के, उसके माध्यम से इसको और विस्तृत कर दिया गया। और विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो संविधान है वो अपने आप में आकार के अनुसार सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है। इस चीज़ को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैं पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। एक तो आप लोग लिखोगे सबसे बड़ा लिखित और निर्मित। सबसे बड़ा लिखित एवं निर्मित, इसका मतलब हुआ लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है, जहां देखिए 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। ठीक है, इनको आप लोग इसी हिसाब से रखना। कई बुक्स में आपको ये मिलेगा 444, 445, 465, ऐसा नहीं है। आई एम स्टिल स्टिक विद द 395, क्योंकि आरपीएससी की एक एग्जाम में आंसर यही माना गया था। अभी भी रिसेंटली पेपर हुआ था स्कूल लेक्चर का, उसमें तो आप लोग इसी को याद रखें। इनके बीच में एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसके विभिन्न स्रोत हैं, ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट स्रोत। तो विभिन्न स्रोत, वेरियस सोर्स हैं इसके, विभिन्न स्रोत। अब विभिन्न स्रोत को देखिए, जैसे आयरलैंड से हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व ले लिया, अमेरिका से अधिकार ले लिए, अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ले ली। तो ये चीज़ें जो है आप लोग देख सकते हो। जो ज़्यादातर संविधान है वो हमारा 1935 के भारत शासन अधिनियम पर डिपेंड करता है, ये चीज़ है। एक चीज़ जो है कठोर एवं नम्यता का समन्वय, नम्यता का समन्वय, यानी ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों चीज़ें इसमें आएंगी। और एकात्मकता के साथ संघीय, मैं इसको थोड़ा सा और आपको बता दूं कि ऐसा क्यों है। उसका रीज़न ये है कि देखिए भारतीय संविधान जो है कहीं ना कहीं झुका हुआ है केंद्र की तरफ, लेकिन राज्यों का बराबर महत्व है। तो एकात्मकता के, यानी फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायसनेस, और पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी संघीय शासन व्यवस्था है। आप सबको पता है कि भारत में संसद होती है, तो संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था है, यानी जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। दूसरा जो है न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता। देखिए दो चीज़ें भारत में अलग अलग हैं। जुडिशरी सुप्रीमेसी है, यानी न्यायिक सर्वोच्चता है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ संसद की संप्रभुता है। मैं इसको समझाऊंगा थोड़ा सा।
न्यायिक, ये थोड़ा सा कुछ कोई क्लिक हो गया, तो न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता। इसका मतलब ये होता है बेटा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी कानून का रिव्यू कर सकती है, वही संसद किसी भी कानून में परिवर्तन कर सकती है। अब इसको लेकर के डिबेट अभी अब नहीं करेंगे कि किस में कर सकती है और किस में नहीं कर सकती। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक विशेषता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक विशेषता है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। मूल अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट्स है। अब ये जो है आपको पता ही है कि भाग 4 में है, इनको लेकर के एक छोटा सा वीडियो अलग से बनाऊंगा। इसके बाद नीति निदेशक तत्व है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निदेशक तत्व, और ये आयरलैंड से हम लोगों ने लिए हैं नीति निदेशक तत्व। ये देखिए मैं बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे से 8-8, 7-7 मिनट के ही वीडियो रखेंगे। इसके बाद जो है मौलिक कर्तव्य हो गए, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। अब ये जो है ना, ये पॉइंट्स आपको रटने हैं एक प्रकार से। एक चीज़ और है, सेकुलर स्टेट। सेकुलर का स्टेट का मतलब होता है भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी किसी धर्म का जो है विशेष पक्ष जो है सरकार अपने लेवल पर नहीं लेगी, तो धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य है। दूसरा यह है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भारतीय संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। सिंगल सिटीजनशिप की बात होती है, यानी इकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता, यानी भारत में सिर्फ वी आर ओनली इंडियन, नॉट द राजस्थानी, नॉट गुजराती, नॉट मराठी, वी आर ओनली इंडियन, तो हमारी नागरिकता एक है। कुछ स्वतंत्र बॉडीज हैं, स्वतंत्र निकायों का उल्लेख है, जैसे कि चुनाव आयोग है, कैग है, यूपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो ये इससे क्या है, बहुत एक प्रकार से डाइवर्सिटीफाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है एक चीज़ और है, वो है आपातकालीन उपबंध है। ये विशेषताएं देखो, इनको आप लोग याद करो, पूरा है ये आपातकालीन उपबंध है। और इसके बाद जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था है शासन की, त्रिस्तरीय यानी 3 टायर सिस्टम है, त्रिस्तरीय व्यवस्था। और इसको यदि मैं और डिटेल से समझाऊं आप लोगों के साथ, तो केंद्र, राज्य और स्थानीय जो अपने सरपंच और महापौर और ये होते हैं लोकल और अर्बन बॉडीज में, तो वो अब देखिए इतनी विशेषताएं हम लोग जब पढ़ लेते हैं ना, तो एक चीज़ जो निकल कर के सामने आती है ना, वो ये है कि आलोचनाएं तो होंगी। देखो क्रिटिसिज्म, तो भारतीय संविधान की कुछ आलोचनाएं हैं। यदि आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछ लें तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूँ। एक तो देखो उधार का संविधान कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, उधार का संविधान। अब आप सबको पता है कि उधार का संविधान, क्योंकि उधार हम लोगों ने अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें ली हैं, इसलिए वी आर कॉलिंग द बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऐसा है नहीं। क्योंकि आपको कहीं से तो कोई चीज़ें लेनी पड़ेगी, आप उसको ये नहीं कह सकते, क्योंकि भारत के राजाओं से तो अपन संविधान का निर्माण कर नहीं सकते थे, तो कहीं ना कहीं से जिन देशों में लोकतंत्र था वहाँ से हम लोगों को अच्छी चीज़ें पिक करनी थी, तो वो की। एक कार्बन कॉपी ऑफ 1935, मतलब 1935 के अधिनियम की कॉपी माना जाता है। तो 1935 के अधिनियम की कॉपी इसको माना जाता है, ये आप लोग कह सकते हो। और एक जो है, कुछ लोग कहते हैं कि एंटी इंडियन बोलते हैं या अन इंडियन बोलते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, तो मैं इसको नहीं मानूंगा। एक बहुत बड़ा है, मतलब बहुत विशालकार है, बहुत बड़ा है, तो एलिफेंट साइज है, तो उससे भी कई बार दिक्कत होती है, क्योंकि एक पैराडाइज ऑफ लॉ यानी वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग। ये देखिए जेनिंग्स ने कहा था कि दिस वन इज़ द लायर्स पैराडाइज, यानी वकीलों का स्वर्ग है। अब ये चीज़ें तो देखो चलती रहेंगी, आप लोग इन पॉइंट्स को याद करें और नंबर लाएं। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड।